हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज हमारे क्लास 12 साइकोलॉजी का हमारा चल रहा है चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी और उसका आज हमारा दूसरा क्लास है। इसके पहले जो क्लास था उस पर हमने देखा था सेल्फ और पर्सनालिटी क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ एज ए ऑब्जेक्ट कैसा होता है, सेल्फ एज ए सब्जेक्ट कैसा है, ये सब कुछ हमने देखा था। फिर सेल्फ के कितने तरीके होते हैं, कितने काइंड्स ऑफ सेल्फ होते हैं, जिस पर हमने देखा था पर्सनल सेल्फ, फिर हमने देखा था सोशल सेल्फ। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखा था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। ओके, तो बिहेवियरल मतलब तो सबको पता है, बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। और कॉग्निटिव का मतलब क्या है? कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटली या फिर मेंटल लेवल पे आपकी जो भी चीज़ें होती है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव। तो बिहेवियर से जुड़ा हुआ या फिर मेंटल लेवल पे जुड़ा हुआ जितनी भी सेल्फ के एस्पेक्ट है यानी फीचर्स है, उन सबको आज हम पढ़ेंगे और ये हमारा टॉपिक हुआ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। ओके, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात, अगर आप इसका पीडीएफ अवेल करना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे मैंने इसकी ड्राइव लिंक शेयर कर दी है। और दूसरी बात, अगर आप नहीं चाहते हो पीडीएफ वगैरह का झमेला, तो ये जो नोट्स है आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप एनसीईआरटी में मेरे साथ साथ अगर मार्क भी कर लोगे तब भी चलेगा। और अगर मैं समझाते हुए कुछ एक्स्ट्रा बताती हूँ, वो आप साइड में ऐसे जो जगह खाली है ना, उधर आप लिख सकते हो अपने बुक की पेंसिल से। ओके, तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा इसके अंदर वो होगा सेल्फ एस्टीम। लेकिन सेल्फ एस्टीम से पहले हम थोड़ा सा सेल्फ कॉन्सेप्ट पे घूम के आते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो इसको हम देख लेते हैं। सो the way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes is called self concept. ओके, अब हम अक्सर ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, इस बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो किसी भी टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट का क्लियर होने का मतलब होता है उसके बारे में सारे तरीके की नॉलेज आपको है। अगर आपको किसी मतलब टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब उस टॉपिक के बारे में जितनी तरीके के जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सब आपको पता है और आपको समझ है उसकी। सेम वैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेल्फ। तो आपके सेल्फ के बारे में आपके जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी आपके पास है, मतलब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट में वो जो हम बोल रहे हैं ना कि जितनी नॉलेज होनी चाहिए, अब उतनी नॉलेज में क्या क्या चीज़ आता है? उतनी नॉलेज में आता है द वे वी परसीव आवर सेल्फ। हम किस तरीके से अपने आप को परसीव करते हैं, मतलब अपने आप को देखते हैं। और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने बारे में इन दो चीज़ों के बारे में अपनी हमें आइडिया है। कौन कौन से दो चीज़? एक है हमारी कॉम्पिटेंसीज, है ना, और दूसरा है हमारा एट्रीब्यूट्स। ओके, अब कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है स्किल्स, मतलब स्किल से डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली लिंक है, क्योंकि कॉम्पिटेंसीज का मतलब आप समझो कंपटीशन से आता है। तब आप कॉम्पिटिटिव या फिर आप कंपटीशन कब कर सकते हो? जब आप किसी स्किल में बहुत अच्छा हो, बहुत माहिर हो, तभी आप में वो कॉम्पिटेंस डेवलप होगा और आप में वो कंपटीशन करने वाली स्पिरिट आएगी। तो ये आपकी कॉम्पिटेंसीज हो गई, यानी कुछ वो स्किल्स है जिसकी जो जो आप में ज़्यादा है या फिर जिसके वजह से आप दूसरों से यूनिक हो, ऐसा कुछ। और एट्रीब्यूट्स का मतलब हमने देखा था चैप्टर 1 में। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें अपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पता है। हमें कौन सी वो बढ़िया सी स्किल है जो कि दूसरों से ज़्यादा अच्छा है हमारे पास, या फिर दूसरों से हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, वो हमें पता है। हमें अपने बारे में वो सारा नॉलेज है। तो हमारा जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, या फिर इन्हीं चीज़ों का पता होने को कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना। और एट ए वेरी जनरल लेवल ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ओके, मतलब ये जो स्किल्स है ना, ये एट्रीब्यूट्स वगैरह हो सकते हैं आपको अपने बारे में ख़राब चीज़ें भी पता हो। कॉम्पिटेंसीज में वो ख़राब स्किल भी आ सकता है कि जो आपको लगे कि दूसरों में बहुत ज़्यादा अच्छे से है, मेरे में नहीं है, वो चीज़ भी आ सकता है। ओके, अभी हमारा ये जो हमारा टॉपिक है कि कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है
वो है हमारा प्यारा सा सेल्फ एस्टीम। अरे तुम बार बार ऊपर क्यों आ जाते हो? भी ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम में जो पहला पॉइंट है, द वे वी पोस्ट, अच्छा ये पहले वाला ही है, तो समझ आ गया। आइडियाज वी होल्ड अबाउट अवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सी बात है। अब आता है असली बात, जो सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करते हैं, वो ये दैट एज पर्सन्स वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ। तो एज अ पर्सन, एज ए इंसान, हम हमेशा अपने बारे में कुछ जजमेंट रखते हैं, अपनी वैल्यू के बारे में, अपनी वर्थ के बारे में, कि मैं इतनी वैल्यूएबल हूँ या फिर मेरी इतनी वर्थ है। मैं तो इन चीज़ों को मतलब ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे लगता है मैं इनसे ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ, है ना। या फिर यार मुझे ये चीज़ कैसे मिल गई, मेरी तो ये औकात से बाहर है, इतनी तो मेरी वर्थ ही नहीं है। तो ऐसे करके, या हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन हम हमारे मन में अपने वैल्यू और अपनी वर्थ को लेके एक जजमेंट ज़रूर होता है। हो सकता है वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो, वो अलग बात है। अब यहाँ पे प्यारा सा लाइन जो है, जो कि नीचे चला गया, यहाँ पे देखिए, दिस वैल्यू जजमेंट ऑफ ए पर्सन अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। और आपका ये जो जजमेंट है अपनी वर्थ को लेके, अपनी वैल्यू को लेके, इस जजमेंट को ही हम कहते हैं आपका सेल्फ एस्टीम। ओके, तो आपका ये जो वैल्यू जजमेंट है, अपनी वैल्यू को लेके जो अपने आप को जज करते हो कि मेरी इतनी वैल्यू है, वैल्यू मेरी बड़ी बहुत ज़्यादा है या फिर वैल्यू मेरी कम है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो सेल्फ एस्टीम है, ये आपका, ऐसे आप कह सकते हो कि ये डायरेक्टली लिंक होता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट से। क्योंकि देखो, सेल्फ एस्टीम कहाँ पे आता है? वैल्यू पे आता है ना, वैल्यू। और सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं वैल्यू या फिर वर्थ, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको लगेगा कि आपकी वैल्यू हाई है, तब आपकी खुद की, आप अपनी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट भी, आपकी इज्जत भी ज़्यादा होगी। तो आपका सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होगा, यानी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होगा। और वाइस वर्सा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, या फिर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। अब सेल्फ रिस्पेक्ट आता कहाँ से? सेल्फ रिस्पेक्ट आता है सेल्फ एस्टीम से, है ना। सेल्फ एस्टीम से आता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है वैल्यू। और आपका अगर वैल्यू होगा अपनी नज़र में, तभी आपके अपनी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगा। ओके, अभी ये हमने समझ लिया सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट। अभी हम समझते हैं कि ये जो सेल्फ एस्टीम जो है, इसको हम जज कैसे करते हैं, इसको एसेस कैसे करते हैं। हमने बोल दिया कि अपनी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम सेल्फ रिस्पेक्ट पे जाते हैं, लेकिन ये कितना है, मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसको एसेस कैसे करेंगे भाई साहब। अब हम वो देखते हैं। ये ऊपर वाला ना बार बार ऐसे आ जाता है इससे मुझे बहुत इरिटेशन होती है। सो in order to assess self-esteem, we present a variety of statements to a person and ask her or him to indicate the extent to which those statements are true for her or him. तो हम कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं लोगों को और उनको बोलते हैं कि आपके हिसाब से कितने एक्सटेंस तक ये सच है या फिर झूठ है, आप बताओ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है आई एम, एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक स्टेटमेंट है, आई एम ऑनेस्ट, है ना। तो मैंने बोला आई एम ऑनेस्ट, ये एक स्टेटमेंट है। मैंने बोला कि चलो ये एक स्टेटमेंट है। अभी आप बताओ, जैसे पर्सन ए है और पर्सन बी है, दो लोग हैं। अभी ये आपका स्टेटमेंट है, तो मैंने बोला कि आप बताओ आपके हिसाब से ये कितने एक्सटेंट तक सच है या झूठ है। तो बंदा जो ए है उसने बोला मेरे एक्सटेंट में तो ये 99% सच है, कि मैं 99% टाइम ऑनेस्ट रहता हूँ। कभी कभार बहुत कम वक्त पे बहुत ही मुसीबत में हूँ तब जाके मैं कुछ उल्टा सीधा या डिसऑनेस्टी करता हूँ। जो बी वाला बंदा है वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो 60% पे आता है, मतलब मैं 60% ऑफ द टाइम ऑनेस्टी से काम करता हूँ, ऑनेस्ट रहता हूँ, बाद में बाकी तो मैं कुछ ऐसा उतना ध्यान नहीं देता। तो आप समझो, इस हिसाब से जब बंदे को पता है कि वो ऑनेस्ट है तो उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, और उसी सेम हिसाब से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होगी। और जब इधर बंदे को पता है कि उसकी ऑनेस्टी, वो थोड़ा डिसऑनेस्ट है, उसकी अपने नज़र में थोड़ी वैल्यू गिर जाएगी, और इसी से उसका क्या गिरेगा? इज्जत गिरेगा अपनी नज़र में, सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके,
So studies indicate that by the age of 6 to 7 years children seem to have formed self esteem at least in 4 areas. तो 6 से 7 साल के अंदर बच्चों में 4 एरियाज में सेल्फ एस्टीम डेवलप होना शुरू हो जाता है. कौन कौन से वो हैं? पहला है एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज, फिर है सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल और एथलेटिक कॉम्पिटेंस एंड फिजिकल अपीयरेंस विच बिकम मोर रिफाइंड विथ एज. और ये जो है वो एज के साथ साथ और रिफाइंड होते जाता है, यानी और बढ़िया होता जाता है. तो कौन कौन से वो 4 एरियाज हैं हमें ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा. एकेडमिक हो गया हमारा, सोशल है, फिर फिजिकल या फिर एथलेटिक आप समझ लीजिए, और फिजिकल अपीयरेंस. ओके, इन दोनों में कंफ्यूज करना मत. ये है फिजिकल अपीयरेंस और ये है फिजिकल या फिर एथलेटिक कॉम्पिटेंस, जहाँ पे आपकी जो फिजिक आएगी, बॉडी बिल्डिंग, ये सारा कुछ आएगा. और ये फिजिकल अपीयरेंस मतलब गुड लुक्स के बारे में बात किया जा रहा है. ओके है ना. जैसे यहाँ पे क्या होगा, फिजिक या फिर बॉडी बिल्डिंग, ऐसे आप समझ लीजिए. और ये आएगा आपके गुड लुक्स, कि बाल कितने अच्छे हैं, नाक टेढ़ी है कि नहीं, ये सारा कुछ, आंखें कितनी प्यारी हैं, ये सारी चीज़ें. और इसमें आएगा कि कौन कितना मैनली है, ये है वो है, कौन कितना अच्छे से भाग सकता है, तेज़ भाग सकता है, ये सारी चीज़ें. ओके. सो सेल्फ एस्टीम शोज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ आवर एवरीडे बिहेवियर. बहुत आसानी सी बात है, सेल्फ एस्टीम हमारे एवरीडे बिहेवियर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है उसका. ओके. अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं. सो चिल्ड्रेन विथ हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम परफॉर्म बेटर इन स्कूल्स देन दोज विथ लो एकेडमिक सेल्फ एस्टीम. सिंपल सी बात है, जिन बच्चों की एकेडमिक सेल्फ एस्टीम थोड़ी हाई होती है उनकी परफॉर्मेंस भी हाई होती है. एंड चिल्ड्रेन विथ हाई सोशल सेल्फ एस्टीम आर मोर लाइकली टू more liked by their peers than those with low social self esteem. और जिनकी सोशल सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होती है उनके पीयर्स जो होते हैं, यानी उनके जो क्लासमेट्स होते हैं, जो फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं, उनमें उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है उनसे जिनकी सोशल सेल्फ एस्टीम थोड़ी कम होती है. ओके. सो स्टडीज़ हैव शोन दैट warm and positive parenting helps in the development of high self-esteem among children as it allows them to know that they are accepted as a competent and worthwhile. तो जब पेरेंटिंग अच्छी होती है, वार्म पेरेंटिंग होती है, पॉजिटिव पेरेंटिंग होती है, तो ये बच्चों की सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है. क्योंकि इससे इनको लगता है कि हम जैसे हैं हमें एक्सेप्ट किया जाता है, और हमारे मतलब हमको एज ए कॉम्पिटेंट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंट करके देखा जा रहा है, या फिर हमारी वर्थ है, मतलब वर्थ है. तो वर्थ डायरेक्टली लिंक है सेल्फ एस्टीम से, तो उसको लगेगा कि मेरी वर्थ है, मतलब उसके मन में अगर ये जजमेंट होगा कि मेरी वर्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसकी सेल्फ एस्टीम क्या होगी, ज़्यादा होगी. सिंपल सी बात है. एंड चिल्ड्रेन हुज पेरेंट्स help to make decisions for them even when they do not need assistance often suffer from low self esteem. और वो बच्चे जिनको माँ बाप उनके लिए डिसीजन ले लेते हैं जब ज़रूरत भी नहीं होती है, तो उन बच्चों को बाद में जाके सेल्फ एस्टीम की थोड़ी बहुत वो होती है, मतलब सफ़र करते ये लोग, क्योंकि उनको अपनी वैल्यू नहीं समझ आती ना, क्योंकि उनके बिहाफ पे तो उनके जो पेरेंट्स है वही डिसीजन ले लेते हैं. ऐसा कुछ होता है सिनारियो. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ एफिकेसी. यहाँ पे एक थ्योरी है इंपॉर्टेंट सा, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरीज, बंडूरा, हाँ यही कहेंगे. इसके बाद एक और शायद कॉन्सेप्ट है सेल्फ रेगुलेशन हमारा. ओके. सो सेल्फ एफिकेसी अब क्या कहता है. सेल्फ एस्टीम ख़त्म, बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अब इतना प्यार से, इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, इससे आगे मैं क्या ही करूँ बताओ. तो नेक्स्ट है सेल्फ एफिकेसी. अब सेल्फ एफिकेसी क्या है, सेल्फ एफिकेसी को थोड़े दूसरे रंग से पढ़ते हैं. ये वाला कलर ले लेते हैं. ये कौन सा किस किस का फेवरेट है बताओ. सो सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स बिलीफ इन हिज और हर कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट बिहेवियर्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अटेनमेंट्स. ये थोड़ा सा मुश्किल करके बताया गया है, बट बहुत सिंपल सी बात है. सेल्फ एफिकेसी का मतलब है अपनी कैपेसिटी के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास होना कि मेरे में जितना नॉलेज है उस हिसाब से जो काम, मतलब जो काम दिया गया है मैं उसको कर सकता हूँ. ओके. हम थोड़ा जो डेफिनेशन है इसको मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं. सो सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स बिलीव
इन हिज और कैपेसिटी, किसी भी इंडिविजुअल का विश्वास उसके कैपेसिटी पर टू एग्जीक्यूट बिहेवियर नेसेसरी, वो जो नेसेसरी बिहेवियर है उसको वो एग्जीक्यूट कर सकता है टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अटेनमेंट्स, कोई भी परफॉर्मेंस करने के लिए जो नेसेसरी बिहेवियर चाहिए उसको वो एग्जीक्यूट कर सकता है, और ये उसको अपनी कैपेसिटी पर बिलीव है। बहुत सिंपल सी बात है, ये कलर बहुत ही भद्दा सा लग रहा है। ओके, सो अ पर्सन हु बिलीव्स दैट she or he has the ability or behavior required by a particular situation demonstrate high self efficacy। तो अगर किसी इंसान को बिलीव है कि जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेवियर की डिमांड है वो उसके पास है, वो एबिलिटी, तो उसका सेल्फ एफिकेसी हाई हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर मुझे लग रहा है कि जो काम बताया गया है वो मैं आसानी से कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी में बहुत अच्छे से वो हो जाएगा, इसका मतलब मेरी जो सेल्फ एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट है बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। सो द नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। अब ये थ्योरी कहता क्या है ये समझिए। सो बंडूरा's initial studies showed that children and adults learned behavior by observing and imitating others। imitating मतलब मिमिक करना, इमिटेट करना मतलब मिमिक करना। तो बंडूरा की साहब की जो स्टडी है वो बताती है कि जो बच्चे हैं और जो एडल्ट्स हैं वो जो बिहेवियर सीखते हैं वो दूसरों को ऑब्जर्व करके यानी दूसरों को देख के सीखते हैं और दूसरों को इमिटेट करके यानी मिमिक करके सीखते हैं। ये आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं कि जो उनके दादाजी कर रहे होते हैं, नानी या फिर दादी ऐसे कर रही होती है, वो उनको कॉपी करते हैं। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि बिहेवियर जो है लोग सीखते कैसे हैं, ऑब्जर्व करके और इमिटेट करके। सो पीपल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ मास्टरी और अचीवमेंट एंड देयर कन्विक्शंस अबाउट देयर ओन इफेक्टिवनेस ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ बिहेवियर इन विच दे वुड एंगेज एज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रिस्क दे वुड अंडरटेक। तो इंसान का किसी भी मतलब बिहेवियर के ऊपर मतलब किसी भी लोगों का किसी भी बिहेवियर के ऊपर कितना मास्टरी है, मतलब वो कितना उस एक्सपर्ट है या फिर उसने कितना कितना मतलब अचीव किया है किसी मतलब उस तरीके के बिहेवियर को करते हुए। ये लाइट चली गई, एक मिनट। ओके, सॉरी मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, सो पीपल एक्सपेक्टेशंस ऑफ मास्टरी और अचीवमेंट एंड देयर कन्विक्शन अबाउट देयर ओन इफेक्टिवनेस। सो लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस होगा कि मेरी इसमें मास्टरी इतनी है, मतलब मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, या फिर मैंने इस फील्ड में इतना ज़्यादा अचीव किया है, वो अचीवमेंट के ऊपर, या फिर उनकी जो अपनी इफ़ेक्टिवनेस कि मैं इस काम को करने के लिए इतना इफ़ेक्टिव हूँ, इसके ऊपर जो कन्विक्शन रहेगा यानी जो थॉट रहेगा, जो बिलीव रहेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कोई भी इंसान किस तरीके के काम में एंगेज होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि लोगों का जो सेल्फ एफिकेसी हो वो हर एक मतलब फील्ड में हो, है ना। वो डिपेंड करता है कि उसकी कि कौन सी फील्ड में मास्टरी है यानी एक्सपर्टीज़ है और पहले का अचीवमेंट है, और उसको अपनी इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर कितना कन्विक्शन है। इन सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से बिहेवियर में एंगेज करेंगे या फिर किसी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए कितना रिस्क वो लेगा। बहुत सिंपल सी बात है। एंड पीपल विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी ऑल्सो फील लेस फेयरफुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जैसे हमने देखा था ना कि सेल्फ एस्टीम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा डायरेक्टली जुड़ा हुआ था सेल्फ रिस्पेक्ट से, तो ये भी बात सेम है कि सेल्फ एफिकेसी हमारा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हमारे फेयरफुलनेस से। मतलब अगर हमारा जो सेल्फ एफिकेसी कम होगा तो हमें डर ज़्यादा लगेगा, सेल्फ एफिकेसी हमारा ज़्यादा होगा तो हमें डर कम लगेगा। सो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी मीन्स लेस फेयरफुल। ओके, क्योंकि सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा है, हमें अपने ऊपर विश्वास है, अपनी कैपेसिटी के ऊपर विश्वास है, तो भाई डर क्यों लगेगा? नहीं ना लगना चाहिए डर। ओके, एंड अभी यहाँ पे और भी दिया है भाई साहब बहुत कुछ। So people with high self-efficacy have been found to stop smoking the moment they decided to do so।
और ये भी देखा गया है कि जिनकी सेल्फ एफिकेसी थोड़ी हाई है उन्होंने तुरंत ही स्मोकिंग करना स्टॉप कर दिया जब उन्होंने सोचा कि मैं आगे से और नहीं करूँगा, क्योंकि उनके, ये देखो ये कहाँ से आया, क्योंकि उनके अपने मन में ये अपनी एबिलिटी के ऊपर विश्वास था कि अगर मैं कुछ सोचूंगा तो मैं कर सकता हूँ, या फिर ये जो काम है, ये जो स्मोकिंग को क्विट करना, ये मैं आसानी से कर सकता हूँ। उनकी उतनी डिटर्मिनेशन थी स्ट्रांग, या फिर उनके बिहेवियर जो पैटर्न, उन्होंने पहले भी ऐसी चीज़ें की है, उन्होंने जो सोचा वो उन्होंने कर दिया, तो उस हिसाब से उनके मन में अपने ऊपर वो विश्वास रहेगा, वो अपनी कैपेसिटी, अपनी जो अर्ज को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है उसके ऊपर उनका उतना विश्वास है। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड जब किया तभी उन्होंने स्टॉप कर दिया, या फिर वो स्टॉप कर पाए। एंड our society, our parents, and our own positive experience can help in the development of a strong sense of self efficacy by presenting positive models during the formative years of children. जब बच्चे का जब डेवलपमेंट होता रहता है, यानी जो फॉर्मेटिव ईयर्स उसका जब चीज़ें फॉर्म होता रहता है धीरे धीरे, तब हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो पेरेंट्स है, या फिर हमारे अपने जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, उनके थ्रू हम जो बच्चे हैं जो कि फॉर्मेशन ईयर्स में हैं, अपनी बड़े हो रहे, उनको हाई सेल्फ एफिकेसी को बिल्ड करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब तो पता ही है कि अपने आप को रेगुलेट कर पाना, चला पाना अच्छे से। इसको भी थोड़ा एक और दूसरा कलर से चूज़ करते हैं, कौन सा ले, ये मेरा फेवरेट ग्रीन कलर लेते हैं। सो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर। अपने आप को रेगुलेट कर पाना, यानी अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से रख पाना, अपने आप को मॉनिटर कर पाने का ही मतलब है सेल्फ रेगुलेशन। अब आप अपने आप को रेगुलेट कर पा रहे हो, सिंपल सी बात है। एंड people who are able to change their behavior according to the demands of the external environment are high on self monitoring। और वो लोग जो कि जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का डिमांड होता है उस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज कर पाते हैं, उनकी सेल्फ मॉनिटरिंग हाई है। अब क्या है, देखो जिनकी मतलब एडाप्टेशन पावर ज़्यादा होती है, एडाप्टेशन पावर की एडाप्टेशन स्वेलिंग में ही गलत कर दिया, एडाप्टेशन, तो जो जिनकी एडाप्टेशन पावर थोड़ी हाई होती है, मतलब बाहर जैसा एनवायरनमेंट है वैसे वो लोग अडेप्ट कर सकते हैं, अपने आप के साथ उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, उनकी जो है सेल्फ मॉनिटरिंग थोड़ी हाई है हम कहेंगे। क्योंकि सेल्फ मॉनिटरिंग हाई है मतलब जो जैसा डिमांड है, आप अगर उस डिमांड के साथ अपने आप को चेंज कर पा रहे हो तो आप अपने आप को मॉनिटर कर पा रहे हो, हम ये कहेंगे तो आपकी सेल्फ मॉनिटरिंग हाई है, सिंपल सी बात है। ओके, सो लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। अभी सेल्फ रेगुलेशन में एक और कॉन्सेप्ट आया, सेल्फ कंट्रोल, जिस पर यह दिखाया गया है कि लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। आपकी जो नीड्स है उनकी जो ग्रेटिफिकेशन है उनको आप अगर डिले कर पा रहे हो, लेट कर पा रहे हो, तभी हम कहेंगे कि आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। अब सेल्फ कंट्रोल पे इतना ज़्यादा ज्ञान देने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन आपके जैसा हम नहीं कहते कि अगर आपका कोई मतलब बड़ा कोई गोल है, बड़ा कोई गोल है, तो बड़े गोल को अचीव करने के लिए ये जो छोटी छोटी आपकी जो मतलब डिस्ट्रैक्शंस होती है, आपको उनको वो करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं ये बता दूं कि अगर आपको जैसे साइकोलॉजी में 100/100 100/100 अगर आपको स्कोर करना है, तो बीच बीच में जो छोटी छोटी डिस्ट्रक्शन आएगी आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको उसको हटाना पड़ेगा, या फिर ऐसा है कि छोटी छोटी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होंगी कि आपको दोस्तों के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ी टाइम आप कम वेस्ट करो, मूवीज़ वगैरह थोड़ा कम देखो, इस साल जो सीरीज़ वगैरह आती है उसको थोड़ा सा डिले करो। आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लोगे, तब जाकर आप अपना जो भी चीज़ें बचा हुआ है आप उनको कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपकी जो ये जो ग्रेटिफिकेशन है इसको आप थोड़ा डिले कर लोगे, तो इसका मतलब अगर आप ये कर सकते हो तो हम कहेंगे कि आपका सेल्फ कंट्रोल हाई है, या फिर आप सेल्फ कंट्रोल हो। ओके,
अभी ये कैसे देखा है, सेल्फ कंट्रोल प्लेज ए की रोल इन फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जैसे हमने कहा ना कि आपके 100/100 स्कोर करना, 100/100 स्कोर करना जो है वो हुआ आपका लॉन्ग टर्म गोल। तो अगर आपका सेल्फ कंट्रोल थोड़ा हाई होगा तो ये आपको हेल्प करेगा अपनी ये लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। ओके, अभी कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम सेल्फ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें से पहला है साइकोलॉजिकल टेक्निक है, कुछ हैं जिनमें से पहला हमारा है ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर। हमें अपनी बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम सेल्फ को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ पे गलती हो रही है, सारा चीज़ को अगर हम खुद से ऑब्जर्व करेंगे अपने बिहेवियर को, तब हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रोवाइड्स अस विद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट मे बी यूज टू चेंज, मॉडिफाई और स्ट्रेंथन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। तो जब हम ऐसे अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे खुद से, तब हम देखेंगे कि कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, फिर कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको स्ट्रेंथन करने की भी ज़रूरत हमें है। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन का मतलब है व्हेन वी इंस्ट्रक्ट आवर सेल्फ टू डू समथिंग एंड बिहेव द वे वी वांट टू। हमें अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना है और अपने आप को खुद से इंस्ट्रक्शन दे के कुछ चीज़ें करवाना है। ओके, जैसे अभी आपको मानो जैसे क्लास अभी ख़त्म हो रही है, तो आपका मन थोड़ा थोड़ा, आपका जो फोकस है वो हट रहा है, बट आप अपने आप को इंस्ट्रक्ट करो नहीं, क्लास के बिल्कुल ही एंड तक मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, मुझे फोकस्ड होकर रहना है। तो आपने अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन दिया और आप अभी ध्यान से पढ़ रहे हो। ओके, तो ये हुआ सेल्फ इंस्ट्रक्शन। फिर तीसरा है सेल्फ री इन्फोर्समेंट। सो दिस इन्वॉल्व्स रिवार्डिंग बिहेवियर्स दैट हैव प्लीजेंट आउटकम। सेल्फ री इन्फोर्समेंट, आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हो कोई भी आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाने पर। जैसे आपके अभी ये वीडियो के नीचे कोई और वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा, आपका मन जा रहा है उसको देखने के लिए, लेकिन आप अपने आप को बोल रहे हो कि ये लेक्चर ख़त्म हो जाए तब जाकर मैं उस वीडियो पे क्लिक करूँगा। तब ये हुआ सेल्फ री इन्फोर्समेंट, आपने ये वीडियो कंप्लीट किया और इसके रिवॉर्ड में आपने किसी दूसरे वीडियो पे क्लिक करा। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे यू मे गो टू सी मूवी विथ फ्रेंड्स इफ़ यू हैव डन वेल इन एन एग्जामिनेशन, कि आप अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने तभी जाओगे जब आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। ओके, तो ये थे हमारे कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ के 3 कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने सबसे पहले देखा सेल्फ एस्टीम, फिर हमने देखा सेल्फ एफिकेसी, और अभी हम देख रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन। ओके, सो दैट्स ऑल। आपको अगर व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, और इसके साथ साथ आप अगर मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हो सोशल मीडिया के थ्रू, तो ये रहा मेरा इंस्टा आईडी। ये कुत्ते को भी अभी भोगना था, प्रियशी सूत्रधार ऐसा करके लिखा होगा, साथ में बिलव्ड एकेडमी लिखा है, आप देख सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करो और लाइफ में भी अच्छा करो। जो भी आपको ज़रूरत है आप नीचे कमेंट में लिखो, कैसा वीडियो हुआ वो कमेंट में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, शेयर करो लोगों में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और वीडियोस को शेयर करो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द हमारे जो है क्या हो, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाए। दैट्स माय टारगेट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।